Hello students, I hope you all are doing good and studying properly for your CBSE बोर्ड एग्ज़ाम। तो टर्म वन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो सैम्पल पेपर इशू किया है CBSE ने, तो उसका सेक्शन ए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले एक बार एनालिसिस कर लें कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। तो हमारे क्वेश्चन पेपर देखिए 90 मिनट्स का होगा, 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। देयर आर टोटल 60 क्वेश्चन इन द पेपर। तो टोटल 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें से हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। पूरे 60 क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे, 20 अटेम्प्ट करने होंगे। सेम विद सेक्शन बी, 24 क्वेश्चन होंगे, 20 अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन होंगे, 10 अटेम्प्ट करने होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए में हमें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 24 क्वेश्चंस में से। OMR शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 24 ब्लॉक्स बने होंगे, तो आपको 24 में से कोई 20 सिलेक्ट करने होंगे, नंबर वाइज दिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय। देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में बहुत सारी तरीके से गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन करती थी। टैक्सेशन पॉलिसी लेती थी, वेलफेयर करती थी, पॉलिसीज़ बनाती थी, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए पॉलिसीज़ बनाती कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो ये सब था हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। तो इसमें क्या लिखा है, द गवर्नमेंट कैन अचीव, कैसे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी। तो देखते हैं कौन कौन से। मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी टू द डिजायर्ड लेवल, ऐसा नहीं कर सकती। इंक्रीजिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का होगा ना, यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात हो रही है। जो डिसबैलेंस है, इनकम जो है किसी को ज़्यादा मिल रही है किसी को कम, तो वो बैलेंस कैसे किया जाएगा। रिचर से ज़्यादा टैक्स लिया जाए, पुअरर से टैक्स ही ना लिया जाए, ये बहुत कम टैक्स लिया जाए। तो टैक्सेशन हमें साफ साफ पता चल रहा है, इसका आंसर होना चाहिए। तो आंसर देखिए डी दिख रहा है हमें, rationalization of taxes in pro poor direction। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इजी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स डैश फॉर अ फिजिकल ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड करता है एक पर्टिकुलर फिजिकल ईयर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद जनरल पब्लिक। बहुत ईजी क्वेश्चन। RBI में ना आप अकाउंट खुलवा सकता है कोई जनरल पब्लिक, ना ही इंटरैक्ट कर सकता है। वो किससे इंटरैक्ट करता है, गवर्नमेंट से इंटरैक्ट करता है, बैंक से इंटरैक्ट करता है, वो हम लोग से पब्लिक से इंटरैक्ट नहीं करता है। सो आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी दिया यहाँ पर, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में नाम सेंट्रल बैंक से चलता है, लेकिन इंडिया में जो बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक इंडिया में ऑलरेडी है। सो आंसर इज डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम। मतलब इनविजिबल आइटम का एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर अंडर करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो करेंट अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती थी, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स। तो देखिए यहाँ पे बोला है इनविजिबल आइटम का एग्जाम्पल नहीं है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मर्चेंडाइज लिंक्ड ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो इनविजिबल आइटम का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, हमें 2-3 ही स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन इजी मिल गए हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। तो दिए डीमोनेटाइजेशन वॉज द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इंडियन इकॉनमी। सही है स्टेटमेंट, ये साफ साफ लिखा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था। सेकेंड स्टेटमेंट, डिमोनेटाइजेशन हैज़ इंश्योर्ड इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लायंस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, डीमोनेटाइजेशन से जो टैक्सेशन में जो ब्लैक मनी बन रहा था, टैक्स में नहीं आ रहा था, लोग बचने के लिए ब्लैक मनी करते थे, ब्लैक मनी करके पैसे को होल्ड करते थे। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया कि उनका पैसा बाहर आए और टैक्सेशन में आए, मतलब सर्कुलेशन में आए, गवर्नमेंट की नज़र में आए। तो दोनों ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं। सो ऑप्शन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Next question is, Mrs. Sakshi, an economics teacher, was explaining the concept of minimum percentage of the total deposit to be kept by any commercial bank with the Central Bank of India as per norms and statutes prevailing in the country। देखिए, हर बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक रिजर्व रखना पड़ता है जितना भी उनका डिपॉजिट्स आता है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये एक रेशियो होता है जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है पूरी साफ साफ। तो कैश रिजर्व रेशियो इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर CRR आपको पता है क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 friends
देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखिए स्टोरी बना के दे रहा है सीबीएसई। सीबीएसई की यही क्वेश्चंस जो इस तरह देता है बहुत अच्छे लगते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको रियल लाइफ से रिलेट करके देता है सीबीएसई। यही चीज़ हमें सीबीएसई की बहुत अच्छी लगती है। टू फ्रेंड्स मीरा एंड सिंधु वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम, वो आपस में एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई एक्सचेंज रेट के बारे में कोई बात हो रही होगी, वही पूछ लेगा कौन सा एक्सचेंज रेट है। अंडर दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइन द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब डिमांड एंड सप्लाई, मतलब किसी का कंट्रोल नहीं है इस पर। मार्केट में जो फोर्सेज डिमांड और सप्लाई चल रही है एक्सचेंज रेट की, उस पर डिपेंड हो रहा है। डेलिबरेट एफर्ट्स आर मेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी टू कीप द एक्सचेंज रेट विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं वो रेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रख रही है। मतलब दोनों चीज़ हो रही है, मार्केट के फोर्सेस पे भी हो रहा है और कंट्रोल भी करने की कोशिश की जा रही है। द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट वाज गिवन बाय सिंधु। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम वॉज शी टॉकिंग अबाउट। देखिए यहाँ पर एक तो मार्केट फोर्सेस से भी हो रहा है और अथॉरिटीज़ जो है वो एक रेंज में रखने की कोशिश कर रही हैं एक्सचेंज रेट को। मतलब दो लोगों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, फ्लोटिंग का भी है और मैनेज्ड का भी है। तो आंसर होगा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 में है पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। दूसरा दिया हुआ है पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरियस इन नेचर। ये पब्लिक गुड्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है या वो कंपिटेंट होते हैं नेचर में, मतलब राइवल मतलब एक तरह से दुश्मनी, ऐसा होता है कुछ नहीं। पब्लिक गुड्स जो हैं सब लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो साफ साफ सही लग रहा है और सेकेंड वाला सही नहीं है। तो आंसर डी दिख रहा है हमें यहाँ पर। स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, सॉरी स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। आंसर इज सी। देखिए सेकंड में नेगेटिव चीज़ें भी लिखी हैं, तो सीबीएसई जो है क्वेश्चंस अपने इस तरह फ्रेम करता है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको इग्नोर की जाए। तो यहाँ नेगेटिव वाला आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट वन। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the balance of payment structure of a nation, the two main categories of accounts for the classification of transaction are। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो होते हैं। तो आंसर हमारा दिख जा रहा है यहाँ पर। देखिए एक तो करंट अकाउंट फर्स्ट है दिख रहा है हमें और कैपिटल अकाउंट थर्ड नंबर पे। ऑप्शन इज बी 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखते हैं क्या क्या है। टू एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सही है। टू एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया, वेरी गुड, सही है। टू एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये भी सही है। टू इशू कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, ये आरबीआई नहीं इशू करता है 1 रुपी के नोट्स और कॉइन। तो आप जब भी 1 रुपी का नोट देखें तो वहाँ पे लिखा होगा गवर्नर, उसका साइन, नॉट गवर्न। आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखकर साइन होता है प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1956 फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी उस पर सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया गया था। ये आपका इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डैश। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। डायरेक्ट क्वेश्चन था डेफिनेशन से। डैश इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर सेल्फ कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो सेल्फ कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट थी फार्मर्स की, तो उसने अपने जितना कंजम्पशन है उसको कंज्यूम कर लिया या रख लिया और बचा हुआ बेच दिया। तो जो सरप्लस होगा वही बेचेगा। तो आंसर हो गया मार्केटेबल सरप्लस, मतलब जो मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो मार्केटेबल वर्ड यूज़ किया गया। ट्रेड सरप्लस या बैलेंस ऑफ पेमेंट इन सब की बात नहीं हुई। प्रोड्यूसर सरप्लस भी नहीं हो सकता। कंज्यूमर तो मतलब ही नहीं, फार्मर्स हैं यहाँ पर। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, read the following statement carefully and choose the correct alternative. Poverty line in India is defined in terms of monetary value of the minimum nutritional calorific requirements of an individual in a day. तो ये स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि पॉवर्टी लाइन इसी तरह डिटरमाइन होती है इंडिया में मिनिमम कैलोरीज के अकॉर्डिंग। और सेकंड स्टेटमेंट है डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। नहीं, ये धीरे धीरे पॉवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन है ये चेंज होती गई है। पहले मॉनेटरी पे फोकस हो रहा था, फिर एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस पे भी फोकस करने लगे, तो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन चेंज होने लगी। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सो आंसर सी इज द करेक्ट वन। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अपने
जो भी बिज़नेस है वो आउटसोर्स कर देता है। ये इस तरह से इंडिया को देखा जाता है। हाँ सही है, अपने ज़्यादातर काम को वो आउटसोर्स करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गेन्ड बाय द इंडिया एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। जो इंडिया का मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड हर कंट्री में आपको मिल जाएगा। दुबई, यूएसए और अलग अलग कंट्रीज़ में आपको इंडिया का मैन पावर दिखेगा जो वहाँ पर वर्क कर रहा है, क्योंकि इंडिया के लोग स्किल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होती है उनको। आप देखेंगे कोई भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई किसी की बाइक वाइक ख़राब हो जाती है तो ठोक पीट के वो अपने आप ही सही कर ले जाते हैं। तो क्योंकि इंडिया के लोग के स्किल्स पावर हैं बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों जो हैं हमें स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। तो आंसर इज़ ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द एडवेंट ऑफ, थोड़ा ये ब्लर दिख रहा है तो चलिए हम रीड कर देना। बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1960s इंडिया वॉज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले इंडिया किस पे डिपेंडेंट थी फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे डिपेंड थी। ये जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स कॉलम 1 and 2 चूज द करेक्ट पेयर। तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे हमें करेक्ट वाला ऑप्शन, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब? एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है ट्रेड सरप्लस, एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम। थर्ड है करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव आइटम इन बैलेंस। ये सब गलत लग रहे हैं हमें। डी वाला देखिए दिख रहा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हम जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ये आंसर सही लग रहा है, डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, सो आंसर इज़ डी। देखिए नीचे दिया हुआ है, डी का पोर्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज सेट अप इन 1982 एज अ डैश बॉडी, एपेक्स बॉडी। नाबार्ड की डेफिनेशन जब भी आप पढ़ेंगे तो एपेक्स लिखा होता है उसमें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विद कोवैक्सीन कोविशील्ड विदाउट एनी चार्ज। सही है, ये तो हो भी रहा है। दिस वुड बी कैटेगराइज्ड एज रेन्यू नेचर इनकम, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, रेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। देखिए ये जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है ये कैपिटल नेचर का नहीं है। क्यों? क्या ये इससे कोई एसेट जनरेट हो जाएगी? नहीं, एसेट नहीं जनरेट होगी, ये तो वेलफेयर हो रहा है, तो ये तो गवर्नमेंट का काम ही है। तो ये रेन्यू नेचर का है, तो रेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। डैश इज़ नॉट अ रीज़न फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। तो कौन सा रीज़न नहीं है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक रीज़न है पॉवर्टी का। राइज इन पर कैपिटा जीडीपी, जीडीपी अगर बढ़ेगी तो क्या पॉवर्टी का रीज़न है? नहीं, ये एक पॉजिटिव रीज़न है कि पॉवर्टी इससे कम होगी। आंसर इज बी, राइज इन पर कैपिटा। इजी क्वेश्चन था। इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक इन्होंने इमेजिनेशन लिया है इकोनॉमी का। मिस्टर नीरज हैज़ डिपॉजिटेड 100 इन द बैंक, ठीक है। इफ़ इट इज़ एज्यूम दैट देयर इज़ नो अदर करेंसी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी देन द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। अगर 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया है और कोई भी सर्कुलेशन नहीं है तो इकोनॉमी में 100 ही रुपीज़ होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे दे सकता है सीबीएसई? सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ विटनेस अ कंसिडरेबल फॉल इन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। आई थिंक आपको पता होगा, इन्फेंट डेथ पे डिपेंड होता है इन इंडिया। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी वन ऑफ द रीज़न फॉर फॉल। इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है, जैसे बर्थ होती है, डेथ हो जाती है, तो ये अब नहीं होता है इतना। तो इसका क्या रीज़न है जो ऐसा नहीं हो रहा है? तो देखिए एक बार फिर से रीड करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी वन ऑफ द रीज़न फॉर द फॉल। अच्छा, कौन सा रीज़न नहीं है, मतलब हमें नेगेटिव वाला ढूंढना है इसमें। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़ ओवर द ईयर, ये सही है। इंप्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड, ये भी पॉजिटिव है। फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन, इससे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम नहीं होगा। आंसर इज सी, फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन ओवर द ईयर्स। क्वेश्चन दिया है, देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सब्सिडीज डू नॉट ऐड एनी बर्डन ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन। ऐसा नहीं है, सब्सिडी देने से जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सब्सिडी देना मतलब कंट्री फ्री में दे रही है पैसा। फ्री में देना, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये तो बर्डन तो बनेगा ही। सेकेंड है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज़ में वॉलेट द एम ऑफ। अगर पूरी तरह ही सब्सिडी हटा दी जाए तो उससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इक्विटी नहीं आएगी इकोनॉमी में और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि डू नॉट ऐड लिख दिया ना, बर्डन फाइनेंशियल हेल्थ पे तो बर्डन पड़ेगा ना। इतनी करोड़ों की अगर सब्सिडी जा रही है तो फाइनेंशियल हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, सोशल से यहाँ रिलेटेड नहीं है, यहाँ फाइनेंशियल लिखा है।
सो स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट वन एंड स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। तो ऑप्शन डी दिख रहा है हमें, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, prior to India's independence, the stagnation in the agricultural sector was mainly caused by। अच्छा, इंडिपेंडेंस के पहले जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो क्यों स्टैगनेंट हो गया था, क्या है देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़, एडवांस इंफ्रा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम इज़ द आंसर, डी। सो थैंक यू एवरीवन। हम बाकी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के भी वीडियो बना रखे हैं, आप लिंक से सारे सेक्शन एंड वीडियोस देख सकते हैं।